जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले दोस्तों हमने जो पढ़ लिया था कि आपको मैंने बताया था कि जहांगीर के टाइम पर जो भी अंग्रेज आए थे भारत में, जैसे कि एक जहांगीर के टाइम पर हॉकिंस आया था और एक मिल्टन आया था और थॉमस आया था। जो कि दोस्तों थॉमस से यहाँ पर व्यापार की एक अनुमति पाने में सफल रहा था अनुमति लेने में। फिर उसके बाद दोस्तों औरंगजेब के टाइम पे भी कुछ अंग्रेज आए थे, जैसे थेवनॉट और गोमल करेरी और जॉन फ्रायर भी आया था। और जो इसी के टाइम उसके एक शासक था फर्रुखसियर के भी टाइम पर दोस्तों कुछ अंग्रेज आए थे। एक अंग्रेजों का दल आया था जिसका अध्यक्ष सैरेमन था। और सैरेमन में इसी के दल में एक दोस्तों एक डॉक्टर था हैमिल्टन जो कि इसकी मदद करता है। फर्रुखसियर के जो कमर में एक सूजन थी एक फोड़े की वजह से, जिसको यह हैमिल्टन सही करता है। इसके लिए दोस्तों यह फर्रुखसियर इनको एक दस्तक जारी कर देता है मुक्त व्यापार करने के लिए, जो कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इसी प्रकार इसी को दोस्तों हम आगे जब अंग्रेजों का आगमन आगमन होगा भारत में, तो उसमें हम इन सब अंग्रेजों के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों जो भारत इससे जो अंग्रेज आए थे, इनसे पहले जो विदेशी शक्तियां भारत में आई थी, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों भारत में जो विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ था, उसमें से सबसे पहले जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली थे, जो कि दोस्तों पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन है। लिस्बन से दोस्तों ये पुर्तगाली आए थे भारत में। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन होता है, जो कि हॉलैंड से आए थे। और हॉलैंड का ही दोस्तों अभी का न्यू नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड का जो पुराना नाम था वो हॉलैंड था। डचों के बाद दोस्तों भारत में अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज ब्रिटेन से आते हैं। फिर इसके बाद अंग्रेजों के बाद डेनिस आते हैं, जो कि डेनमार्क से आते हैं। कहाँ से आते हैं? डेनमार्क से। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आते हैं, जो कि फ्रांस से आते हैं। और फ्रांसीसियों के बाद जो भारत विदेशी शक्तियाँ थी लास्ट में आने वाली, वो स्वीडिश थी, जो कि स्वीडन से आई थी। अब दोस्तों भारत में इन लोगों का आगमन क्यों हो गया था, इसका एक रीजन था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत में जो सबसे पहले खोज करने की जो दिमाग की उपज थी दोस्तों, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कोलंबस तो जो था दोस्तों, वह स्पेन का निवासी था। इसने इसने सोचा कि मैं भारत की खोज करूंगा। तो दोस्तों ये भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। जो दोस्तों ये कोलंबस था, आपको बता देता हूँ, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। ये दोस्तों कॉन्टिनेंट है, आपको समझना है। और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है और ये आपका पूरा कंप्लीट यूरोप है। और इसके बगल में दोस्तों ये पूरा एशिया है। तो यूरोप में दोस्तों एक कंट्री पड़ता है, ये आपका यहाँ पर स्पेन। ये कंप्लीट दोस्तों यूरोप इससे टच है। और यहाँ स्पेन पड़ता है, इसके नीचे दोस्तों पुर्तगाल होता है। और इसी स्पेन से एक दोस्तों एक यात्री होता है कोलंबस। कोलंबस दोस्तों भारत की खोज के लिए भारत में आता है, लेकिन यह दोस्तों भारत भारत की खोज नहीं कर पाता है। भारत की खोज करने में असफल रहा था, तो यह दोस्तों घूम के फिर वापस से यहाँ यूएसए में पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर इसकी खोज कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंट्री है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को ही दोस्तों इसने समझा कि ये इंडिया है, तो यहाँ इस वेस्ट इंडीज की खोज कर देता है, जो कि यूएसए का भाग है। यूएसए का उस टाइम पे भाग था, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूएसए का समुद्री मार्ग की खोज करने वाला। तो इस तरीके से दोस्तों इसने 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की। और जो की थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। और इसकी यात्रा में जो पूरा खर्च हुआ था, इसकी यात्रा का जो खर्चा था, वो महारानी ईसाबेल ने दिया था। इसकी यात्रा में जो जितना भी खर्च हुआ था खाने पीने का, रहने का, वो सब जो स्पेन की एक महारानी थी महारानी ईसाबेल, इसने इसकी यात्रा का खर्च संभाला था। फिर इसके बाद
क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है। पुर्तगालियों में दोस्तों एक राजा हुआ करते थे, हेनरी। हेनरी ने ये हमेशा यह सोचते रहते थे कि मैं भारत की कैसे खोज करूंगा, कहाँ खोज करूंगा, कब करूंगा। तो इनकी सोचते ही सोचते दोस्तों इनकी जिंदगी निकल गई, पर यह अपनी भारत की खोज नहीं कर सके। फिर पुर्तगालियों में जो नेक्स्ट भारत की खोज करने के लिए जिस व्यक्ति ने सोची थी दोस्तों, 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने सोची थी। लेकिन दोस्तों ये बार्थोलोम्यू डियाज क्या है कि ये पुर्तगाल से जब चलता है, आपको दोस्तों यहाँ मैप से बना देता हूँ मैप। आपको ये तो कंप्लीट आपका यूरोप है। यूरोप दोस्तों आप समझना, ये यूरोप है और यहाँ इसके नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यह बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पुर्तगाल से यह चलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलने के बाद दोस्तों तो यह यहाँ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ एक देश पड़ता है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है कैप ऑफ गुड होप, जिसको बोलते हैं उत्तर मासा अंतरीप। उत्तर मासा अंतरीप उत्तर मासा अंतरीप की यह बार्थोलोम्यू डियाज खोज करता है। लेकिन यहाँ पर यह दोस्तों फिर ये वापस यहाँ से वापस लौट जाता है, यह भारत की फिर खोज नहीं करता है, फिर पुर्तगाल वापस चला जाता है। कुछ सालों के बाद कुछ सालों के बाद दोस्तों फिर 17 मई फिर दूसरा एक पुर्तगाली भारत की खोज करने के लिए सोचता है, जो कि दोस्तों 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाल से चला था। पुर्तगाल से दोस्तों 8 जुलाई 1497 में चला था, जिसका नाम था वास्को ड गामा। जिसका क्या नाम था? वास्को ड गामा, जो कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चलता है। 8 जुलाई 1497 में चलता है और यह 17 मई, लगभग एक साल आप कह सकते हो, एक साल कुछ महीने कह सकते, एक साल लगभग कह सकते हो आप। फिर उसके बाद ये 17 मई 1498 में दोस्तों वास्को ड गामा ने भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। यह 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन राजधानी से चलता और 17 मई 1498 में भारत के कालीकट जो बंदरगाह था केरल में स्थित है, वहाँ यह पहुँचता है। और जब ये वास्को ड गामा चला था तो यह अपने 170 लोगों के साथ चला था और इसके साथ 4 जहाज आए थे। पानी की जो शिप होते हैं दोस्तों, 4 जहाज थे, जिनमें से सबसे फेमस जो था इसका एक साओ गैब्रियल नाम था, जिसका जहाज का नाम साओ गैब्रियल। और दोस्तों दूसरा जो था उसका भी नाम था साओ एफएल। दोस्तों उसका भी नाम था साओ एफएल और तीसरा जो जहाज था उसका नाम था साओ बेरियो। साओ बेरियो। चौथा जो जहाज था वो कि इसके मालों को ढोने के लिए था, उसमें माल वगैरह रखा जाता था। इस तरीके से 170 लोगों के साथ और 4 जहाजों के साथ जब वो भारत के कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है वहां पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जब ये उतरते हैं तो यहाँ पर दोस्तों केरल के उस टाइम पर जो हिंदू शासक थे उनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इनका बहुत स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, बहुत भव्य स्वागत किया। इसको देखकर यह पुर्तगाली बहुत खुश हुए। अब इसका एक रीजन था दोस्तों, इन्होंने स्वागत क्यों किया? स्वागत इसलिए इन्होंने किया था क्योंकि दोस्तों इससे पहले जब हम सिंधु सभ्यता में जानेंगे तो सिंधु सभ्यता से जो भारत का व्यापार हुआ करता था वो मध्य एशिया से हुआ करता था, यानी कि मध्य एशिया। तो दोस्तों जो मध्य एशिया के जो यानी कि अरब लोग जो थे इनसे भारत का व्यापार हुआ करता था। तो जो ये
अरब के जो व्यापारी जितना रुपए में इनका जो भी मसाले थे, जो भी ज़रूरतों की सामान हुआ करते थे, जितने रुपए में खरीदते थे तो भारत के जो जो भी लोग थे वो इनको दे देते थे उतने ही रुपए में। जैसे 50 पैसे में अगर इन्होंने रेट लगाया तो ये 50 पैसों में ये इनका सामान खरीद के ले जाते थे। मध्य एशिया वाले दोस्तों 50 पैसे में ही हमारे भारत के लोगों का सामान खरीद के ले जाते थे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मध्य एशिया से और भारत से यानी भारत की जो सिंधु सभ्यता थी उस टाइम से यहाँ पर व्यापार चल रहा था। इनके बाद दोस्तों जो जो व्यापारी आए तो वो दूसरे ये पुर्तगाली व्यापारी आए। तो दोस्तों आप समझते हो कि जैसे कि अगर अगर दोस्तों खरीदने वाले दो हों और बेचने वाला एक हो तो यहाँ पर बेचने वाले को फायदा होता है। जैसे कि अगर ये 50 पैसा के रेट लगाता है तो ये 1 रुपए का रेट लगा देगा तो फिर फायदा तो इस ये सामान जो बेच रहा है इसको होगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो केरल के जो शासक हिंदू शासक थे तो इनके टाइम पर ये अपना सामान सिर्फ मध्य एशिया अरब वालों को दिया करते थे। और इन इन पुर्तगालियों को दोस्तों पुर्तगालियों ने ये जो अरब के लोग थे इनसे इनसे महंगा सामान खरीदा था इनका जो यहाँ के अपने भारत के जो लोग थे उन उनसे उनसे दोस्तों इन्होंने 1 रुपए का खरीदा था। जैसे ये पुर्तगाली हैं और ये हमारे दोस्तों भारत है और यहाँ पर ये मध्य एशिया है। दोस्तों भारत पहले अपना सामान जो भी मसाले जो हुआ करते थे जो भी जरूरतों की चीज हुआ करती थी पहले इनको व्यापार इनसे था मध्य एशिया वालों से। तो यह 50 पैसे में खरीदते थे। और जब पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने दोस्तों इनका भारत वालों का सामान 1 रुपया में खरीदा। पुर्तगालियों ने इनका सामान 1 रुपया में खरीदा था और ये मध्य एशिया वाले 50 पैसे में खरीदते थे। तो इस तरीके से भारत को यहाँ पर मुनाफा हुआ। तो लेकिन दोस्तों जब ये पुर्तगालियों ने इनको 1 रुपया दिया सब कुछ दैट फिर जब ये पुर्तगाली द्वारा जब ये सब जितना भी यहाँ भारत से मसाला ले जाते हैं और जो भी जरूरतों की जितना भी सामान जरूरतों की चीजें थी तो इन सबको ये यहाँ अपने जो जहाज लाए थे उनमें भरकर पुर्तगाल वापस ले जाते हैं। पुर्तगाल में जब ये दोस्तों बेचते हैं यहाँ पर पुर्तगाल के राजा दोस्तों इनके सामान को जब तौलते हैं तो यह 60 गुना मुनाफा में फायदा रहता है। ये 60 गुना मुनाफा इनको मिला था। यानी कि ये जब 1 रुपए में यहाँ से खरीद के लिए ले गए थे और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 60 रुपए में बेचा था। तो इनको 60 गुना का मुनाफा हुआ था पुर्तगालियों को। तो इसके चक्कर में दोस्तों पूरे यूरोप में पूरे यूरोप के व्यापारियों ने सोचा कि अब यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए सबको जाना है। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में होड़ लग गई थी दोस्तों व्यापार के लिए भारत में आने के लिए। तो आई होप उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो पुर्तगाली थे इनका जो उद्देश्य मैंने आपको बताया इनका उद्देश्य जो मेन था अपना व्यापार करना और अपने ईसाई का प्रचार करना। ईसाई जो थी दोस्तों जैसे कि क्रिश्चियन लोग थे उनका उसके धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और दोस्तों इसके बाद जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं फिर पुर्तगालियों में फिर दोबारा से ये वास्को ड गामा दूसरी बार भारत में आता है 1502 में। दोस्तों वास्को ड गामा एक्चुअली में भारत में 3 बार आया था। पहली बार 1498 में आया था। फिर उसके बाद दूसरी बार जो आया था ये 1502 में आया था पहली बार। ये 1498 में दूसरी बार ये आया था 1502 में और तीसरी बार ये दोस्तों 1519 में आया था। तो आपको ये पॉइंट पता चला होगा दोस्तों भारत में कितनी बार आया था वास्को ड गामा 3 बार। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1524 में वास्को ड गामा की मृत्यु हो जाती है। 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और वास्को ड गामा भारत में 3 बार आया था। 3 बार मैंने आपको बता दिया 1498 1502 और 1519 में। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इसके बाद दोस्तों पुर्तगाल में इसके बाद पुर्तगाल के जो राजा थे राजाओं ने और पुर्तगालियों को भेजने के लिए
मतलब प्रोत्साहित किया कि आप लोग जाइए और सामान भरकर वहाँ से लाओ, जिससे कि हमारे यहाँ पर फ़ायदा हो। फिर उसके बाद जब बात करते हैं जो नेक्स्ट पुर्तगाली आए थे, उनमें से पहला जो जो ये था पेड्रो, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, पेड्रो अल्वारेज। क्या नाम था दोस्तों इसका? पेड्रो अल्वारेज। और इसी का नाम था पूरा पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। और ये वाला जो दोस्तों था, इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि मैंने आपको बताया था उत्तर मानसा अंतरीप की खोज की थी जिसने। बार्थोलोम्यू डियाज। जो दोस्तों पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल था, इसने पहले से ब्राजील के मार्ग की खोज करता ये था। और इसके साथ जो आया था बार्थोलोम्यू डियाज, ये जो जानता था, इसने उत्तर मानसा द्वीप की खोज की थी। उत्तर मानसा द्वीप की इसने अंतरिक्ष की खोज की थी, जो कि साउथ अफ्रीका का एक दक्षिणी पार्ट है, भाग है। तो बार्थोलोम्यू डियाज उत्तर मानसा के अंतरिक्ष तक तो इसको पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल को ले आया था। फिर इसके बाद ये भारत में आगे बढ़े। भारत की खोज करने के लिए इन्होंने कंपास का यूज किया। कंपास जानते हो, जिसमें दिशा बताई जाती है, दिशा के अनुसार उसमें सुई होती है, तो वो दिशा बताती है किस में तुम दिशा में अभी हो, किस दिशा में चल रहे हो। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पुर्तगाल के राजा ने इन दोनों को भेजा था, और यहाँ पर ये वास्को ड गामा क्यों नहीं आया था? उस टाइम पर इसकी वास्को ड गामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत खराब थी दोस्तों, उसकी वास्को ड गामा की तबीयत खराब थी। इसके बाद दोस्तों 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली। जब दोस्तों ये पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली जो दोस्तों ये थे, ये क्या करते थे, अपना अपना भारत में इधर उधर से सामान खरीद के ला रहे थे। और जैसे यहाँ पर पहले कोचीन में ये आए थे, कोचीन के जो कालीकट बंदरगाह है, वहाँ कोचीन में इन्होंने पहली कोठी खोली थी अपनी। तो ये यहाँ पर क्या करते थे, अपना सामान इधर से आसपास के एरिया से खरीद कर लाते थे। तो दोस्तों ये यहाँ पर अपना पहले इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने के बाद यह फिर अपना जहाज में लाद कर किसी भी देश में यहाँ से भेज सकते थे। तो इसी इसी मेन सेंटर को हम अ, कोठी कहते हैं। इसी को हम व्यापारिक कोठी कहते हैं। आपको दोबारा से समझा देता हूँ कोठी क्या होती है। ऐसा सेंटर ऐसा सेंटर जो जो ये पुर्तगाली लोग थे, जो पुर्तगाली लोग जो थे, पुर्तगाली लोग जो थे, वो सामान को इधर इधर उधर से खरीद कर लाते थे। यानी कि चाहे यहाँ से खरीद लिया, यहाँ से खरीद लिया, इधर उधर से खरीद कर लाते थे दोस्तों। और और यहाँ लाकर इकट्ठा कर देते थे, इस कोठी में इकट्ठा कर देते थे। और इसके बाद ये कहीं पर भी बेच सकते थे। तो इसी मेन सेंटर को ही कोठी कहा जाता था। जैसे कि हम अगर कहीं से सामान अगर हमारे पास यहाँ से भी खरीद रहे हैं, यहाँ से भी खरीद रहे हैं, वहां से और आसपास से खरीदने के बाद जब हमारे पास और हमको भेजना है यहाँ पर, तो डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से जब यहाँ अपना इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर भेजते रहेंगे, तो यहाँ पर भी इकट्ठा होता रहेगा। तो इसी सेंटर को ही ये लोग व्यापारिक कोठी कहते थे। लेकिन दोस्तों ये बाद में भी दूसरी कोठी भी खोलेंगे, क्योंकि थोड़ा दूर खोलेंगे, तो जैसे फिर और आगे अपना व्यापार फैला सके। तो इसके बाद दोस्तों 1505 में ये पॉइंट बताने से पहले दोस्तों एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर ये कोठी इन्होंने खोल दी, तो क्या हुआ था, जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली जो गवर्नर थे जो, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ हमारी एक कोठी यानी एक सेंटर बनेगा है, तो इसका जो इंचार्ज एक होना चाहिए, इसको लीडिंग करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो पुर्तगाल
गवर्नर ने दोस्तों एक व्यक्ति भेजा था जिसको 1505 में भेजा था भारत में, जिसका नाम था फ्रांसिस द अल्मेड़ा। दोस्तों जिसका क्या नाम था, फ्रांसिस द अल्मेड़ा। यह पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था भारत में, जो कि इस कोठी को संभाल रहा था, इस कोठी को का जो गवर्नर था। इसके अकॉर्डिंग यह कोठी दोस्तों चलती थी। इसी को कहा गया था, इसी फ्रांसिस द अल्मेड़ा को, आप वहां जाओ और इस तरीके से अपने व्यापार को फैलाओ कि वहां पर सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित रहे। तो इसी ने ये फ्रांसीसी द अल्मेड़ा होता है, इसने 1509 में दोस्तों यह ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है, यानी कि शांत जल की नीति लाता है, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ये क्या होती थी दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी की दोस्तों जो मतलब था, जैसे कि मैं इसमें समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये अपना भारत है, ठीक है दोस्तों, और ये भारत का पूरा ये वाला अरब सागर था, ये अरब सागर है, और इसके नीचे का जो भाग था वो आपका हिंद महासागर था। तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि अगर यहाँ उस टाइम पर, इससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अरब व्यापारी वगैरह आया करते थे, तो वो अपने जहाजों को लेकर यहाँ आया करते थे। उस टाइम पर इन लोगों का अधिकार हुआ करता था। बाद में दोस्तों ये ब्लू वाटर, जो फ्रांसिस द अल्मेडा होता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी जहाज को नहीं आने देता है। यहाँ पर सिर्फ पुर्तगालियों का ही वर्चस्व स्थापित हो गया। जो हिंद महासागर, ये अरब सागर में और ये हिंद महासागर में दोस्तों सिर्फ पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया, वर्चस्व स्थापित हो गया। क्यों? और फिर इसके बाद जो फ्रांसिस द अल्मेडा था, और इसी ने ही एक का पद्धति लागू की जिसका नाम था कार्टेज पद्धति। तो कार्टेज पद्धति जो लागू की थी दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? इसमें कार्टेज पद्धति में दोस्तों जो भी बाहर से, अगर कोई भी व्यापारी अपना जहाज लेकर आता है बाहर से, कोई भी व्यक्ति जहाज लेकर आता है जैसे यहाँ पर अरब सागर में चाहे हिंद महासागर में, तो यह व्यापारी अपना जहाज लेकर यहाँ व्यापार करने आते हैं, तो यह एक टैक्स देंगे। और किसको देंगे? पुर्तगाली लोगों को। पुर्तगाली लोगों को यह टैक्स देंगे, और टैक्स के बाद ही आप यहाँ व्यापार कर सकते हो, भारत में बनना नहीं व्यापार कर सकते हो। तो ये पुर्तगालियों को एक टैक्स दिए जाने लगा था, जिसको ही कार्टेज पद्धति कहा गया था, कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना जहाज लेकर भारत में व्यापार करने आता है, तो वह ही पुर्तगालियों को टैक्स देगा। तो उसी 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 पद्धति को दोस्तों कार्टेज पद्धति कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यह 1505 में पुर्तगाली अपनी सेकंड कोठी खोलते हैं, जो कि दोस्तों कन्नूर केरल में खोली जाती है। जो पहले दोस्तों मान के चलो ये भारत का मैप है, और आपका यहाँ पूरा कंप्लीट ये केरल है। और केरल में दोस्तों ये पहले पहले तो इन्होंने कोठी अपनी कोचीन में खोली थी, जो कि कब खोली थी आप यहाँ देख सकते हो। पहली कोठी इन्होंने 1503 में खोली थी। पहली कोठी ये 1503 में खोली थी, क्योंकि यहाँ पर ये सामान अपना आसपास का सामान लाते गए। फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ पर कम मैक्सिमम दोस्तों 276 किलोमीटर एक जगह पड़ती है, 276 किलोमीटर एक जगह पड़ती है जिसका नाम था कन्नूर, जो कि केरल में ही पड़ती है कन्नूर। तो दोस्तों कन्नूर में ये दूसरी अपनी कोठी खोलते हैं कन्नूर में। फिर कन्नूर से दूर जो भी आसपास क्षेत्र है, वहां से जो भी सामान, जो भी मसाले हैं, जो भी रोजमर्रा के यूजेबल चीजें हैं, जो भी सामान है जरूरतों की, उनको दोस्तों फिर ये यहाँ पर दूसरी कोठी में इकट्ठा करते हैं। फिर वहां से अपने पुर्तगाल में या कहीं अलग देशों में फिर दोस्तों ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से पहली कोठी इनकी 1503 में यहाँ पर कोची में खोली गई थी, और 1505 में सेकंड कोठी कन्नूर केरल में खोली गई थी। और बात करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद 1509 में और 1509 से लेकर 1515 तक फिर दोबारा से गवर्नर एक भेजा गया था, जिसका नाम था अल्बुर्क गवर्नर। ये दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा भेजा गया था अल्बुर्क गवर्नर। इसी ने ही दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया था। जो ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही थी उसको इसने खत्म कर दिया था। फिर बात हम करते हैं नेक्स्ट
1510 में, जो 1510 में इसने ये जो अलबुर्ग था, 1510 में दोस्तों ये बीजापुर के जो एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा छीन लेता है। गोवा भी दोस्तों, ये जो पुर्तगाली थे ये अपना मेन चीज जो बनाना चाहते थे, वो अपना अरब जो सागर था उसके जो तटीय क्षेत्र थे वहां पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जो कि पूरे भारत से कहीं से भी कुछ भी सामान लाया जाए और अपन उसको अपनी कोठियों में इकट्ठा किया जाए, फिर वहां से स्थानांतरित किया जाए। तो इस तरीके से ये कर्नाटक में ये गोवा पड़ता है, कर्नाटक के चारों तरफ घिरा हुआ एक क्षेत्र है गोवा। गोवा को ये अलबुर्ग गवर्नर जो था वो यूसुफ आदिल शाह से छीन लेता है। यूसुफ आदिल शाह से छीनने के बाद 1529 में दोस्तों एक गवर्नर दूसरा आता है। 1500, इसके नीचे एक पॉइंट आप ऊपर एक पॉइंट लिख सकते हो। 1529 में 1529 में दोस्तों एक गवर्नर आता है जिसका नाम था नीनो दा कुन्ना। नीनो द कुन्ना नीनो दा कुन्ना दोस्तों गवर्नर बनकर भारत में आता है 1529 में। और यह 1530 में जो 1530 में है नीनो दा कुन्ना गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। मेन जो राजधानी बनाई इसने गोवा को बनाई। और इसी नीनो दा कुन्ना ने 1535 में दीव दीव पर अधिकार कर लिया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। देखो दोस्तों ये भी गुजरात में इसने भी दीव पर कब्जा किया, ये भी अरब सागर में था। फिर 1535 के बाद 1539 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और दमन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, यह भी अरब सागर में यहाँ पर पड़ता है, जो कि दमन द्वीप दोस्तों। दमन ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र के बीच में पड़ता है, बॉर्डर पर। तो इस तरीके से दमन पे भी कब्जा कर लेते हैं ये पुर्तगाली, और द्वीप दमन पर और द्वीप पर भी। और इधर आपका ये गोवा हो गया, फिर कन्नूर और कोच्चि। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने पूरा कंप्लीट अरब सागर और हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों ये दम 1529 में दमन क्षेत्र पर अधिकार हुआ था, लेकिन ये पूर्ण अधिकार नहीं हुआ था इन लोगों का। पुर्तगालियों का जो पूर्ण कंट्रोल हुआ था दमन पर वो 1559 में हो पाया था। कब हो पाया था दोस्तों, 1559 में। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट। जो पुर्तगालियों में जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो कुछ चीज अपने साथ लेकर आए थे, जिससे कह सकते हैं कि उस चीज की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, उस चीज को यहाँ पर लोगों ने जाना। इससे पहले भारत में दोस्तों तंबाकू के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था। पुर्तगालियों की ही देन है कि ये भारत में तंबाकू आई, फिर तंबाकू की ये खेती हुई थी। दोस्तों जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो उस पुर्तगाली दोस्तों तंबाकू अपने साथ लेकर आए थे। तो एक बन्नेल थे, बन्नेल ने दोस्तों अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करवाई थी। एक बन्नेल नाम का व्यक्ति था, उसने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करवाई थी। और पुर्तगालियों की देन है कि दोस्तों ये जो आलू आप खाते हो, आलू पुर्तगाली लाए थे। आलू की खेती और टमाटर की खेती पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट की थी। और इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस के बारे में नहीं कोई जानता था, और पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। और यहाँ पर जो जहाज़ों का निर्माण वो हुआ था। इससे पहले जब दोस्तों ये पुर्तगाली जब जहाज़ों में आए थे तो भारत के लोगों ने इनको देखा, कहा कि बहुत देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, पहली बार जहाज देखे हुए थे। इसलिए यहाँ पर जहाज़ों का भी निर्माण किया गया था। जो जहाज निर्माण कला जो सीखी गई है वो पुर्तगालियों से ही सीखी गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है उसको आप सही से देखें और अपने ग्रुपों जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे वाली जो भी विदेशी आगमन हुए थे वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।